नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक के हेडलाइंस पर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर हमला। वोट बैंक के लिए राष्ट्रहित से जुड़े सवालों से दूरी बनाने का आरोप। कहा, आजादी के आंदोलन का अकेले श्रेय लेने का दम न भरे कांग्रेस। झारखंड में दोहरी मुश्किल में घिरे सीएम सोरेन। अधूरी मांगे मानने से नाराज छात्रों का धरना जारी। परीक्षा रद्द होने के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने भी खोला मोर्चा। कर्नाटक में भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन पर गड़बड़ी का आरोप। केरलम में गरमाया पीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामला। सीएम सतीशन के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। चोटियों को फतह करने निकली देश की बेटियां। रक्षा मंत्री ने किया महिला एनसीसी कैडेट्स के अपराजिता परांग ला 2026 दल को रवाना। भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग मार्ग पारंग ला दर्रे को पार करेंगे कैडेट्स। और खेल मंत्रालय ने किया अर्जुन पुरस्कारों का ऐलान। दिव्या देशमुख, तेजस्विन शंकर समेत 17 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। इस बार खेल रत्न के लिए किसी भी खिलाड़ी के नाम की घोषणा नहीं। वंदे मातरम के अपमान पर छिड़ा सियासी घमासान और तेज हो गया है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर एक बार फिर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले स्वतंत्रता दिवस पर और फिर सोमवार को गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने पूरा राष्ट्रगीत न गाकर इसका अपमान किया है। 36-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ था, याद करिए। और संभवतः इसी कारण से मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप सिर्फ 2 स्टैंजा गाइए, बाकी में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उसके बाद तो मुस्लिम लीग के लोग चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, और जिन्ना साहब 1 साल में दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन इस देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब बैठक हुई थी तो संविधान सभा में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। भाजपा ने सवाल पूछते हुए कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के थे, तो फिर कांग्रेस किस बात का विरोध कर रही है? हमको लगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ, जो सोनिया जी को लग रहा था कि वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। ये बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टैंजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर।
if this is what the Congress party is doing, with the great national song Vande Mataram, then you better stop claiming monopoly as the custodian of freedom movement. 25 जुलाई से रांची में चल रहे छात्र आंदोलन ने 17 अगस्त को बड़ा मोड़ लिया। आंदोलन के 24वें दिन सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत हुई और बातचीत के बाद सरकार को कई अहम मांगों पर पीछे हटना पड़ा। सरकार की ओर से मांगे माने जाने के ऐलान के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के बीच जश्न का माहौल दिखा। अनशन पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो समेत दूसरे छात्रों ने पानी और जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म की। सरकार ने TDPL एजेंसी के जरिए कराई गई JSSC, CGL समेत सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया है। साथ ही 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की CID जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन छात्रों ने जीत का जश्न मनाने के साथ साथ आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। छात्रों का कहना है कि सबसे बड़ा पेंच पूरे मामले की CBI जांच को लेकर है। इस बीच JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद अब एक नया मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। परीक्षा के जरिए नौकरी हासिल कर चुके युवाओं के एक बड़े खेमे में सरकार के फैसले को लेकर भारी नाराजगी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही नौकरी कर रहे युवाओं का आक्रोश सामने आ गया है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से उनकी नौकरी और भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। नाराज युवाओं का कहना था कि उन्होंने न्यायालय का सहारा लेकर अपनी नौकरी हासिल की थी और अब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। भीड़ तंत्र के आगे घुटने टेकते हुए और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन करते हुए हमें और इस देश से जो विरोध किया है, एक बार फिर से हम हमारा परिवार रोड पर आ गए हैं। आज सर लोकतंत्र हारा है, भीड़ तंत्र जीता है। हमारे खून पसीने आंसू का कोई मूल्य नहीं है। हमें इस सरकार पर शर्म है, हमें इस सरकार पर शर्म है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसी कायरता की आशा नहीं थी। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से वे लीडर थे, वे एक साहसी पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने आज भीड़ के आगे उपद्रवियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। हमें शर्म है सर, हमने कोर्ट से लड़कर मुक्ति पाई थी। आगे हम कोर्ट की रुख करेंगे और लोकतंत्र हमारे पास जो भी जायज रास्ता है हम वो भी अपनाएंगे। वहीं झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है कि अगर सरकार को अपनी भर्ती प्रक्रिया और परीक्षाओं की पारदर्शिता पर पूरा भरोसा है तो CBI जांच कराने से डर किस बात का है। हमने प्रारंभ से ही कहा है, एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है CBI से जांच, क्योंकि JSSC और JPSC में कई एग्जाम हुए जिसकी जो गड़बड़ियां हुई, और गड़बड़ी ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि भाई जॉब को JSSC ने भी और JPSC ने भी बेचा है। और इसीलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है इस प्रारंभ से कि पूरे मामलों की जांच CBI से कराई जाए। उधर केरलम के कोच्चि में BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री VD सतीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केरल PSC परीक्षा विवाद की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। साथ ही MDMA मामले में यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई। आरोप है कि इस मामले से जुड़ा एक व्यक्ति मुख्यमंत्री का करीबी सहयोगी था। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में अभिव्यक्ति की आज़ादी और सेंसरशिप के खिलाफ मुखर रहने वाली आम आदमी पार्टी अब पंजाब में अपने ही दावों के विपरीत कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। पंजाब में आप सरकार और पार्टी से जुड़े लोगों पर आरोप है कि उन्होंने आलोचनात्मक खबरें दिखाने वाले पत्रकारों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आवाज़ दबाने के लिए कॉपीराइट कानून का इस्तेमाल किया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर से आपकी ओर से फेसबुक पर पत्रकारों के कम से कम 48 वीडियो और पोस्ट पर
कॉपीराइट के दावे किए गए। इसके बाद लाखों फॉलोअर्स वाले कई फेसबुक पेज या तो प्रभावित हुए हैं या हटा दिए गए हैं। आलोचकों और मीडिया संगठनों का सवाल है कि क्या कॉपीराइट जैसे कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल अब राजनीतिक असहमति और आलोचना को रोकने के हथियार के तौर पर भी किया जा रहा है। विवाद तब और बढ़ गया जब जिन पोस्ट्स पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी गई उनमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के सोशल मीडिया पोस्ट, सरकारी कार्यक्रमों की तस्वीरें, विधानसभा की कार्यवाही और सार्वजनिक दस्तावेज शामिल थे। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े नेताओं और सरकारी गतिविधियों से जुड़ी सामग्री पर इस तरह के दावे पंजाब में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय है। विपक्षी दलों ने इसे दोहरा मापदंड बताते हुए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर निशाना साधा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता को कानूनी हथियारों के जरिए कमजोर किया जा सकता है? पंजाब में उठे इस विवाद में आम आदमी पार्टी चौतरफा घिरती नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की प्रमुख रोमांचकारी गतिविधि ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक अपराजिता पारंगला 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये छात्रा कैडेटों के लिए एक अनोखी हाई ऑल्टीट्यूड यानी अधिक ऊंचाई वाली यात्रा है, जिसे NCC महिला अधिकारियों और प्रशिक्षकों के नेतृत्व में आयोजित कर रहा है। इस अभियान की योजना NCC गर्ल्स कैडेट्स के बीच नारी शक्ति, नेतृत्व, आत्मविश्वास, टीम वर्क, सहन शक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ये ऐतिहासिक ट्रैक पारंगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। इसे भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग मार्गों में से एक माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गर्ल्स कैडेट को बधाई दी और कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में नेतृत्व के गुण, मानसिक मजबूती, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस के लिए खुद को तैयार करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भी मैं सभी बेटियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और ये फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपके मेंटल टफनेस की भी यह परीक्षा है। आप सबकी हिम्मत को तो देखकर यही लग रहा है कि भारत की बेटियां किसी भी ऊंचाई को छू सकती हैं। और हमारी यह बेटियां दुनिया की सबसे टफ चैलेंजेस का भी सामना करने में रंच मात्र संकोच नहीं करेंगी, न करती, क्योंकि आप सब अपराजिता है, जिन्हें कभी पराजित नहीं किया जा सकता। और आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस ही नए भारत की एक पहचान है। और इस अभियान में जाने वाली छात्रा कैडेटों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
एनसीसी की छात्रा कैडेटों का एक दल परांगला चोटी को फतह करने जा रहा है। कुछ कैडेट हमारे साथ हैं, जानते हैं कितना हौसला बुलंद है। हम बहुत खुश हैं कि हम परांगला ट्रैक के एक्सपीडिशन के लिए हम चयन हुए हैं। हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरा जोश बहुत हाई है क्योंकि ये फर्स्ट एवर एक्सपीडिशन कैंप है और मैं इसके लिए सेलेक्ट हुई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा ट्रैक कंप्लीट करूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम वहाँ तक जा रहे हैं। हम 18,370 फीट की ऊंचाई पे जाएंगे। सो इट इज़ रियल, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, बट हमें उसके लिए बहुत ट्रेन किया गया है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी आई हैव गॉट। हम भी बहुत अच्छे से ट्रेंड हैं और हमने फिजिकली फिट हैं और हमने काफ़ी ट्रेनिंग ली है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। हम 18,370 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है। मेरा पहला कैंप है, तो फिर मैंने सोचा था कि अपना पूरा दूंगी और फिर मैं सिलेक्ट हो गई। मेरा तीसरा साल है एनसीसी में और कभी मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज मैं श्री राजनाथ सिंह से मिली और मैं हिमालय में पहली बार ट्रैकिंग करने जा रही हूँ। प्लस हम सबका चयन 250 कैडेट्स में से सिर्फ 40 लोगों का चयन हुआ, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है। और मैं एनसीसी को थैंक यू बोलना चाहूँगी हम लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि जहाँ पर हम अपने आप को पुश कर सकते हैं, हम अपने आप को दिखा सकते हैं कि हम कितने केपेबल हैं और चीज़ करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना इनका हौसला बुलंद है। कैमरामैन राधे किशन तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर संगठन में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें दीपक महस्के को राष्ट्रीय आईटी और सोशल मीडिया संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक महस्के का कहना है कि पार्टी का सकारात्मक संवाद को और मजबूत करने के साथ साथ जनता तक सही और तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने पर जोर रहेगा। मेरा लक्ष्य रहेगा कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे बूथ स्तर तक जाए, क्योंकि नीचे तक अगर हमारा पेनिट्रेशन नहीं होगा तो अपनी बातों को नीचे वोटर तक नहीं पहुंचा पाते। कुछ लोग एआई का लगातार दुरुपयोग भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे फर्जी कंटेंट बना रहे हैं, फर्जी नैरेटिव्स फैला रहे हैं जिससे देश की स्थितियां भी बिगड़ रही है। कुछ ऐसे कंटेंट्स भी आ रहे हैं जो किसी का अपमानजनक स्थितियां में ला रहे हैं। तो ऐसे सारे कंटेंट्स पे हम अपने स्तर पर भी जांचने का प्रयास करेंगे। सरकार कर ही रही है और जब हमको इस तरह का कंटेंट फर्जी मिलता है तो हम सरकार को रिपोर्ट भी करेंगे। आईटी कानून है, उसके लिए उसके तहत कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन फर्जी कंटेंट फैलने से जो गलत धारणाएं बन जाती है उसको तोड़ने के लिए एक पॉजिटिव नैरेटिव लाइन, उसका हम लोग बहुत अच्छे से इसका उपयोग करने वाले हैं। नक्सली हिंसा को लेकर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान ने उन परिवारों का दर्द एक बार फिर सामने ला दिया है जिन्होंने नक्सली हिंसा में अपनों को खोया है। चिदम्बरम ने दिमागी नक्सली होने पर गर्व जताया था। उनके इस बयान से नक्सली हिंसा के पीड़ित आहत हैं और सवाल उठा रहे हैं, क्या सत्ता में रहते हुए नक्सलियों को खुली छूट दी गई थी? मैं रह के जीवन यापन करता था, लेकिन कुछ कारणवश मेरे को नक्सली ने गांव से भगा दिया। भगाने के बाद गांव से तो निकल गया था, उसके बाद भी मेरे लिए आता जाता है करके क्या बोलने से आईडी लगा दिए। आईडी लगाने के बाद आईडी में पैदल जा रहा था, आईडी में चपेट में आया और ब्लास्ट कर दिए। मेरा एक पैर तो पूरा ही नहीं है, दूसरा पैर भी पूरा गंभीर रूप से मतलब घायल है। इस स्थिति में जैसा तैसा जी रहा हूँ, लेकिन मेरे को आईडी ब्लास्ट करने का कारण क्या है, मैं उनका तो कुछ कर ही नहीं रहा था, फिर भी मेरा नुकसान कर दिया। मैं जैसे तैसे प्रशासन चाहा, गाँव वाले चाहे, जो भी सब मिलके नक्सली को ख़त्म कर दिए हैं, फिर भी बोलते हैं कि अबूझमाड़ में फिर नक्सली पैदा करना है करके। उनका जो भाषण है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा कैसे भाषण दे सकते हो? इसीलिए हम इसी बात को रखने के लिए आए हैं। शहीद हो गए थे। जिस दिन मेरे पिताजी का जन्मदिन था उसी दिन नक्सलियों ने मेरे पिताजी को मारा है। उनका अर्थी हम उठाए हैं मेरे पिताजी के जन्मदिन के दिन में। तो कई लोग ऐसा भ्रामक बातें कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर की पूर्व गृह मंत्री हमारे देश का पी चिदम्बरम जी ने यह बयान दिया है कि मैं दिमागी नक्सलियों पर मुझे गर्व है, दिमागी नक्सलियों के साथ है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिस टाइम गृह मंत्री जी हमारे देश का संचालन कर रहे थे 2010 में ताड़मेटला में 76 जवान शहीद हुए थे, उनके हत्यारों के साथ थे या हमारे जवान के परिवार के साथ थे? मुझे स्पष्ट करे पी चिदम्बरम जी बैठ करके यह बयान देते हैं कि हम दिमागी नक्सलियों के साथ है, उनके साथ गर्व की बात कर सम्मिलित रहते हैं। मुझे बहुत आहत हुआ है, कई वीरांगनाओं, कई शहीद की विधवाओं का
सिंदूर उजड़ गया, कई बेटा अनाथ हो गया मेरे जैसे, उनको सहानुभूति देने के बजाय, उनके आगे के भविष्य को पालन पोषण के लिए साथ देने के बजाय वो आज ये भ्रामक बातें कर रहे हैं कि बस्तर से हमारा नक्सलवाद समाप्त हो गया है। सोशल मीडिया पे यहाँ पोस्ट कर रहे हैं कि मुझे नक्सली होने पर कब महसूस हो रहा है, वो आकर देखें कि बस्तर में कितने नक्सली हैं और मेरे जैसे कितने विधवाएं हैं। वो यहाँ एसी पर बैठ के बोल रहे हैं कि नक्सली का समर्थन दे रही हूँ करके, लेकिन बस्तर में तो नक्सली खत्म हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया में पी चिदम्बरम बोल रहे हैं कि मैं नक्सलियों का समर्थन दे रहा हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का ये कहना कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है, इसने कई लोगों के दर्द को उजागर कर दिया है, खासकर वो जो नक्सली हिंसा के शिकार हुए, जिसमें उन तमाम नक्सली हिंसा में उनके परिवार उजड़ गए। उन्हीं की आप खुद जुबानी सुन रहे थे इस समय। और आइए बात करते हैं कुछ और खबरों का। खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। विश्व कप विजेता शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख, डेकाथलॉन और ऊंची कूद के एथलीट तेजस्विन शंकर, बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद समेत 17 खिलाड़ियों को मंगलवार को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। खेल मंत्रालय ने हालांकि इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसी भी खिलाड़ी का नाम घोषित नहीं किया है। अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित खिलाड़ियों में ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती, गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ीदार त्रिसा जॉली, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मुक्केबाज नरेंद्र और युवा बधिर राइफल निशानेबाज धनुष श्रीकांत भी शामिल हैं। एशियाई खेल 1962 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे फुटबॉलर आई अरुमेनायगम को आजीवन उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बटूमी में आयोजित फीडे महिला विश्व कप 2025 जीता था, जिसके लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तेजस्विन शंकर ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में डिकैथलॉन में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय एथलीट हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत देश में स्पेशल एथलीटों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। इस कड़ी में संस्था ने लायंस इंटरनेशनल क्लब फाउंडेशन के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य स्पेशल एथलीटों को खेल के बेहतर वातावरण में ढालना और विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए उनकी तैयारी के मानक को बढ़ाना है। इस सहमति पत्र के माध्यम से और क्या कुछ हासिल करने का प्रयास है, इस पर स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष मल्लिका नड्डा से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। स्पेशल एथलीटों के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत का हमेशा से प्रयास रहता है कि उनकी बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाए जाएं वो कारगर साबित हों। इस कड़ी में एक नया कदम उठा है। क्या है वो नया कदम, सीधे जानते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष मल्लिका नड्डा से। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये MOU जो है वो साइन हुआ है लायंस इंटरनेशनल क्लब फाउंडेशन के साथ, तो क्या है ये MOU, किस तरह से ये बेहतरी में और काम आएगा स्पेशल एथलीटों के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। लायंस इंटरनेशनल हेल्थ के फील्ड में स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल को सपोर्ट करती है। लायंस इंटरनेशनल क्लब के साथ एक MOU साइन किया है, जहां भारत में स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम को लायंस क्लब सपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत हमने हेल्थ, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स सेंटर्स की बात की है। एजुकेशन के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू एंड स्पोर्ट्स सेंटर्स के थ्रू हम अपने स्पेशल एथलीट्स को एम्पावर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत की कोशिश ये भी है कि जो स्पोर्ट्स सेंटर्स हों स्पेशल एथलीटों के लिए, उसको भी देश के दूर दराज इलाकों में पहुंचाया जाए और उनकी जो ट्रेनिंग हो, जो साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग हो, उसको भी और बेहतर बनाया जाए। तो इस कड़ी में भी ये कदम जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाएगा। स्पोर्ट्स सेंटर्स की बात भी हमने लायंस इंटरनेशनल क्लब से की है और भारत में लगभग 15 स्पोर्ट्स सेंटर्स हम इनके माध्यम से स्थापित करेंगे और हमारा जो टारगेट है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स सेंटर्स, उसको अचीव करने में इनका भी हमें सहयोग मिलेगा। एक बड़ा कदम देखने को मिल रहा है कि हॉकी वर्ल्ड कप में इस बार स्पेशल एथलीट्स जो हैं वो हॉकी की फील्ड पे भी नज़र आएंगे। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के इतिहास में पहली बार
इंटरनेशनल फेडरेशन के माध्यम से पैरा हॉकी का आयोजन नीदरलैंड्स में किया गया है और इस कार्यक्रम में स्पेशल ओलंपिक्स की टीम नीदरलैंड्स जाने वाली है। हमारे लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम अपने एथलीट्स को अलग अलग फील्ड में एक्सपोजर दे पा रहे हैं और उनको एक कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप कर पा रहे हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से। चलिए, आपकी बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर एक जो कोशिश है वो लगातार इस क्षेत्र में जारी है कि किस तरह से स्पेशल एथलीटों को एक न केवल विशेष दृष्टि से देखा जाए बल्कि उनकी जो बेहतरी के लिए जो लगातार जो प्रयास हैं उनकी जो संख्या है उसमें भी लगातार इजाफा हो और ये कदम उसका एक जीता जागता उदाहरण है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, वैध फोटो पहचान पत्र के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख मतदाता थे। 1% से भी कम लोगों ने डाक के जरिए मतदान किया और प्रत्येक मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना जरूरी था। उन्होंने जोर देकर कहा, हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पारित करने की जरूरत है। ट्रंप सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका एक्ट को पारित कराने पर लगातार जोर दे रहे हैं। उनका दावा है कि ये कदम चुनावी धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद करेगा। हालांकि इस मुद्दे पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही दलों में मतभेद हैं। अमेरिकी सीनेट में इसे पारित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।